सभी को नमस्कार दोस्तों। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। और मैं बता दूं आपको कि हमारा टॉपिक चल रहा था नदी द्वारा निर्मित स्थल रूप, जिसमें हमने उससे संबंधित सभी स्थल रूपों का अध्ययन कर लिया था। आज हम बात करेंगे हिमानी से संबंधित जितने भी स्थल रूप होते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम देखेंगे कि हिमानी क्या होती है ना। हिमानी या हिमनद, हिमानी या इसको हिमनद भी कहते हैं। ये क्या होता है दोस्तों? क्या होता है जहाँ पर बहुत सारी बर्फ जमी होती है, बर्फ को हिम भी कहते हैं ना। तो हिम या बर्फ जहाँ पर बहुत सारी जमी होती है, तो उसके बड़े बड़े जो शैलखंड होते हैं, हिमखंड होते हैं, वो नीचे की तरफ, सही ना। जैसे ढाल होता है तो ढाल पर नीचे की तरफ वो खिसकना शुरू कर देते हैं। मान लेते हैं, देखो जैसे ये है कोई पहाड़ या पर्वत है, और ये यहाँ पर कोई हिम है, ये है ना, बहुत बहुत बड़े पर्वत हिम है। ये नीचे की तरफ ऐसे खिसकना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो इसी को हिमानी या हिमनद कहेंगे। जब वो एक जगह रहते हैं, जब नहीं कहते हैं, जब वो खिसकते हैं ना, तो जब कहते हैं। तो इसको कैसे लिखेंगे हम? लिख लेंगे बड़े बड़े हिमखंडों का समूह, बड़े बड़े हिमखंडों का समूह जो नीचे की ओर खिसकता रहता है, नीचे की ओर खिसकता है। उसी को दोस्तों हिमनद या हिमानी कहते हैं, सही है। अब हम देखेंगे हिमनद से संबंधित जो स्थल रूप होते हैं, वो भी दोस्तों दो प्रकार के होते हैं, एक अपरदनात्मक और एक निक्षेपात्मक। तो आज जो हम अध्ययन करेंगे वो अपरदनात्मक स्थल रूपों का करेंगे, सही है ना। तो आज हम देखेंगे अपरदनात्मक स्थल रूप, सही है। तो इसमें देखते हैं दोस्तों, सबसे पहला कौन सा होता है। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे यू आकार की घाटी, यू आकार की घाटी, ठीक ना। यू शेप्ड वैली। वी आकार की घाटी दोस्तों नदी द्वारा बनती है, और यू आकार की घाटी हिमानी द्वारा बनती है, सही है। तो इसको देख लेते हैं। देखो ये क्या होता है। तो दोस्तों इसमें क्या होता है, जब हिम निकलता है ना, ठीक है, तो उसमें इस प्रकार से, ठीक ना, इस प्रकार से एक आकृति का निर्माण हो जाता है, जिसे यू आकार की घाटी कहते हैं, है ना। तो इसको लिख लेंगे। क्या होता है, हिम क्षेत्रों में हिम क्षेत्रों में हिम के पिघलने से निर्मित होती है, सही ना। हिम के पिघलने से निर्मित होती है। और इससे क्या होता है दोस्तों, पर्वत की जो घाटी होती है, पर्वतीय घाटियां चौड़ी हो जाती हैं, पर्वतीय घाटियां चौड़ी होती हैं, चौड़ी हो जाती हैं। और क्या होता है दोस्तों, घाटियां नीचे से सपाट तथा चौरस, सपाट तथा चौरस हो जाती हैं। जो देखने पर यू आकार के जैसी लगती हैं, सही ना, अंग्रेजी के यू आकार जैसी लगती हैं देखने पर। लिख लेंगे जो देखने पर अंग्रेजी के यू अक्षर के समान होती हैं, यू अक्षर के समान होती हैं। तो उन्हीं को कहते हैं यू आकार की घाटी, सही है। आप लोग दोस्तों इसको उतार लें और आगे बात करते हैं। तो दोस्तों अगली होती है इसमें लटकती घाटी, लटकती घाटी। देखो क्या होता है, जो यू आकार की घाटी होती है ना, तो ये उसके ऊपर, है ना, जहाँ यू आकार की घाटी का निर्माण होता है ये उसके ऊपर होती है, और यू आकार की घाटी को ये
बर्फ या पानी, है ना, प्रदान करती हैं। तो ये ऐसा लगता है कि जैसे लटक रही हो उस पर, है ना। मान लेते हैं, देखो जैसे ये कोई नदी बह रही है, ठीक है ना, ये कोई हिमानी बह रही है, लिख लेंगे हिमानी है ये। क्या होता है दोस्तों, ये इस प्रकार से लटकती हुई सी नजर आती हैं, है ना, इस प्रकार से यू आकार की घाटी को जब ये हिमानी या बर्फ देती हैं तो ये इस प्रकार से लटकती हुई नजर आती हैं। यहाँ होती है दोस्तों ये इस प्रकार से यू आकार की घाटी, है ना, इस प्रकार से। तो ये उसमें को निकल के बर्फ जाती है, आगे पानी बन जाता है, ठीक है। तो ये इस प्रकार से लगता है जैसे क्या उसमें लटक रही हो। तो इसको कैसे लिखेंगे हम, ये है लटकती घाटी, ठीक है ना, ये हो जाएगी लटकती घाटी। तो इसको कैसे लिखेंगे दोस्तों, इसको आप साथ साथ में लिखते चलेंगे। यू आकार की घाटी के, यू आकार की घाटी के ऊपर स्थित होती हैं, स्थित होती हैं, ठीक है ना। और क्या है ये, यू आकार की घाटी की सहायक होती हैं, यू आकार की घाटी की सहायक होती हैं, ठीक है ना। और क्या है ये, यू आकार की घाटी को, यू आकार की घाटी को बर्फ या पानी, ठीक है, बर्फ या जल प्रदान करती हैं, प्रदान करती हैं, ठीक है। तो यही होती है दोस्तों यू आकार की घाटी, सॉरी लटकती घाटी, है ना। तो इसको देखें और आगे बात करेंगे दोस्तों। अगली आकृति होती है सर्क। देखो क्या होता है सर्क, हम सर्क की बात करेंगे। ये दोस्तों हिमनद के शीर्ष पर, जहाँ पर पूरा हिमनद होता है उसके ऊपर क्या होता है, एक अर्धवृत्ताकार या कटोरे के आकार का, इस प्रकार से, है ना, कटोरे के आकार का एक विशाल गर्त होता है। तो देखो कैसे होता है, मान लेते हैं ये कोई हिमनद है, ठीक है। तो यहाँ पर इसके शीर्ष पर इस प्रकार से अर्धवृत्ताकार, है, ये गर्त, तो इसी को कहते हैं दोस्तों सर्क, है ना। ये चट्टान है, ये चट्टान है, ठीक है ना, ये दोस्तों चट्टान है। और यहाँ से धीरे धीरे ये बर्फ इस प्रकार से नीचे की ओर खिसकती है, जिसे हम हिमानी कहते हैं, है ना, ये हिमानी हो जाएगा। तो ये जो गर्त है ना, इसके जो किनारे होते हैं ये एकदम तीव्र होते हैं, खड़े होते हैं, है ना, बहुत ज़्यादा ढाल होता है इनका, स्लोली नहीं होते हैं इस प्रकार से, जैसे स्लो होंगे ऐसे नहीं होते हैं, ये बिल्कुल खड़े इस प्रकार से होते हैं, ठीक है। तो इसको कैसे लिखेंगे, देखो हम इसको लिख लेंगे हिमनद के शीर्ष पर या हिमानी के शीर्ष पर, है ना, हिमानी के शीर्ष पर मतलब ऊपर के शीर्ष पर अर्धवृत्ताकार के शीर्ष पर अर्धवृत्ताकार या कटोरे के आकार का, लिख लेंगे, या कटोरे के आकार का विशाल गर्त, विशाल गर्त, ठीक है ना। और क्या लिखेंगे दोस्तों इसमें, और लिखेंगे इसके किनारे खड़े होते हैं, किनारे खड़े होते हैं, है ना। या फिर या किनारों का ढाल तीव्र होता है, किनारों का जो ढाल होता है वो तीव्र होता है, सही ना। यही होता है दोस्तों सर्क। इसके बाद में क्या है, और दोस्तों इसका आकार कैसा होता है, अगर हम देखते हैं, देखने पर ये कैसा लगता है, मतलब इसका आकार आराम कुर्सी जैसा, है ना,
जैसे आराम करने वाली कुर्सी होती है ना, वैसा इसका आकार होता है। सही है, तो यही होता है दोस्तों सर्क। इसके बाद में दोस्तों अगला होता है हिमगहर। एक अगली आकृति होती है हिमगहर। हिमगहर क्या होता है? ये भी सर्क होता है, सही ना, सर्क होता है। तो लिख लेंगे, जब सर्क में बर्फ जम जाती है, जम जाती है या भर जाती है ना, या भर जाती है, तो उसी को कहते हैं दोस्तों हिमगहर। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको ये सब समझ में आ रहा होगा। आप लोग इसको भी देख लें और आगे बात करते हैं। दोस्तों अगली आकृति होती है टॉर्न झील, है ना। तो टॉर्न झील, सबसे मेन बात है दोस्तों, ये पूछता है कि किससे ये आकृति बनी है ना। पूछ लेगा टॉर्न झील का निर्माण होता है हिमानी से, नदी से, पवन से, या किसी और कारक से, ना। तो टॉर्न झील क्या होता है? जब हिमगहवर की जो बर्फ होती है वो पिघल जाती है ना, और पानी बन जाता है, वहाँ पर पानी हो जाता है, तो वो एक झील का निर्माण करती है, जिसे टॉर्न झील कहते हैं। तो लिख लेंगे, जब हिमगहर की हिमगहवर की बर्फ पिघल जाती है, बर्फ पिघल जाती है, सही ना, बर्फ पिघल जाती है, जिससे झील का, जिससे इसमें पानी भर जाता है, पानी भर जाता है, जिसे टॉर्न कहते हैं, टॉर्न या टॉर्न झील, सही है, टॉर्न या टॉर्न झील कहते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इसको देखें और आगे बात करते हैं। तो दोस्तों हमारी अगली आकृति होती है अरेत, या इसे तीक्ष्ण कटक कहते हैं। अरेत या तीक्ष्ण कटक, देखो क्या होता है, जब जो हमारे सर्क होते हैं, जब वो किसी हिमानी पर दोनों तरफ से पिघल जाते हैं, है ना, ये सर्क था इस प्रकार से, है ना, जब ये दोनों तरफ से इस प्रकार से पिघल जाते हैं, इस प्रकार से, तो यहाँ पर क्या होता है, ये और ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, ये बहुत ज़्यादा नुकीला हो जाता है और खड़ा हो जाता है बिल्कुल, है ना। तो दोनों तरफ से सर्क पिघलने के बाद में ये खड़ा हो जाता है और नुकीला हो जाता है, जो कई 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 किलोमीटर ये लंबे भी होते हैं, जिसे दोस्तों हम कटक या अरेत कहते हैं। तो देखो ये कैसे होते हैं, लगभग देखने में ये इस प्रकार से होते हैं, है ना, बिल्कुल, ठीक है ना, इस प्रकार से होते हैं। तो ये वाला जो पार्ट होता है ना इनका, ये वाला, इसी को कहते हैं दोस्तों हम अरेत, है ना, यही होते हैं अरेत। तो इसको कैसे लिखेंगे कि जब किसी पहाड़ी के, जब किसी पहाड़ी के दोनों ओर मिलने वाले, दोनों ओर मिलने वाले सर्क, दोनों ओर मिलने वाले सर्क अपर्दित हो जाते हैं, सर्क अपर्दित हो जाते हैं, जिससे मध्य का भाग, है ना, जिससे इनके मध्य का भाग, बीच का मध्य का भाग ऊंचा तथा नुकीला, ऊंचा तथा नुकीला हो जाता है, जिसे अरेत कहते हैं, जिसे अरेत कहते हैं। आगे लिखेंगे दोस्तों, ये कई किलोमीटर तक लंबे होते हैं, ये कई किलोमीटर तक
लंबे होते हैं। और क्या है दोस्तों, जर्मनी भाषा में इन्हें या जर्मनी में इन्हें क्या कहते हैं, ग्राट कहते हैं, सही ना, ग्राट कहते हैं। ठीक है, जर्मनी में इन्हें ग्राट कहते हैं। तो इनका आकार दोस्तों कुछ इस प्रकार से होता है जैसे नुकीला हो, बिल्कुल सही ना। तो इसको भी देख लें आप लोग और आगे बात करते हैं एक दो की। दोस्तों इसमें अगली आकृति होती है हमारी हॉर्न या ग्रीसरिंग इसे कहते हैं, हॉर्न या ग्रीसरिंग, है ना। इसमें क्या होता है दोस्तों, जब कोई पहाड़ी या किसी पहाड़ी का या किसी बर्फ वाले भाग का चारों तरफ से अपरदित हो जाता है और बीच का भाग उसमें खड़ा रह जाता है, तो काफी नुकीला हो जाता है, सही ना, इस प्रकार से हो और वो नुकीला हो। ठीक है, तो ये इधर मान लेते हैं सर्क है और ये इधर हिमानी है। ये बीच का भाग क्या है, खड़ा रह गया है ना। ये बीच का भाग खड़ा रह गया है और ये भाग जो नुकीला होता है इसका, तो इसी को कहते हैं दोस्तों हॉर्न। ठीक है, तो इसको कैसे लिखेंगे, लिख लेंगे जब किसी पहाड़ी का का चारों तरफ से अपर्दन हो जाता है, अपर्दन हो जाता है तथा बीच का भाग तथा मध्य वाला भाग खड़ा रह जाता है। ठीक है ना, तब इसे क्या कहते हैं, हॉर्न कहते हैं। तब मध्य वाले भाग को मध्य भाग को हॉर्न कहते हैं, ठीक है ना। जो मध्य वाला भाग होता है दोस्तों इसे हॉर्न कहते हैं। आप लोग दोस्तों इसको भी देख लें, एक दो और हैं उनकी बात कर लेते हैं। इसमें दोस्तों अगला हो जाएगा हमारा नूनाटक। अगला स्थल रूप होता है नूनाटक। देखो ये कैसा होता है, इसका निर्माण भी लगभग ऐसे ही होता है जैसे क्या हॉर्न का होता है। फर्क इतना होता है कि इसमें एक तरफ हिमानी होती है, या मान लेते हैं ये हिमानी के बीच का भाग होता है। इसमें क्या होता है, हिमनद के बीच में, है ना, हिमनद के बीच में एक भाग खड़ा होता है, कोई टीला होता है जो चारों तरफ से हिम से घिरा होता है। तो ये हिमनद हो गया, इधर भी हिमनद। ये बीच वाला भाग, ये वाला भाग हो गया नूनाटक, है ना। ये हो गया दोस्तों नूनाटक। ठीक है, तो इसको कैसे लिखेंगे, विस्तृत हिमनद के मध्य में स्थित टीला, जो चारों तरफ से जो चारों तरफ से बर्फ से घिरा होता है ना, बर्फ से घिरा हो, उसी को क्या कहते हैं दोस्तों, नूनाटक कहते हैं। सही है, आप लोग इसको भी देखें और आगे बात करते हैं। दोस्तों अगला होता है श्रृंग एवं पूछ। तो ये अक्सर पूछा जाता है श्रृंग और पूछ वाला। देखो क्या होता है, जब किसी हिम क्षेत्र में से ना, जहाँ पर हिम का प्रवाह हो रहा हो, हिम क्षेत्र में बेसाल्ट की चट्टानें ऊपर निकली रहती हैं, तो उसका क्या होता है, एक ढाल तो होता है तीव्र और एक ढाल होता है मंद, एक होता है तीव्र। तो आगे तीव्र ढाल के बाद में फिर एक चट्टान निकली रहती है, तो इसी को कहते हैं श्रृंग एवं पूछ। देखो कैसे होता है दोस्तों, ये कोई धरातल है, ठीक है, और ये इस प्रकार से होता है। ये वाला जो इसका भाग होता है ना, ये दोस्तों ये वाला, ये हिम प्रवाह इस प्रकार से है ना, हिम
प्रवाह। दोस्तों ये वाला जो भाग होता है इसको तो कहते हैं दोस्तों पुच्छ, और इसको कहते हैं श्रृंग, है ना। तो ये इस प्रकार से होता है, श्रृंग एवं पुच्छ। तो इसको लिख लेंगे दोस्तों, जब किसी जब किसी हिम क्षेत्र में जब किसी हिम क्षेत्र में बेसाल्ट चट्टानें, है ना, बेसाल्ट चट्टानें बर्फ से ऊपर निकली रहती हैं, बर्फ से ऊपर निकली हों निकली रहती हैं, ये तो उसी को क्या कहते हैं, श्रृंग तथा पुच्छ कहते हैं। के मंद ढाल को पुच्छ तथा तीव्र ढाल को श्रृंग कहते हैं, है ना। जो मंद ढाल है इसको पुच्छ, और जो ये तीव्र ढाल है इसको श्रृंग कहते हैं। सही है दोस्तों, इसको देख लें। अगली स्थलाकृति होती है दोस्तों रास मुटेनो, रास मुटेनो, मुटानो या मुटेनो, ये इसको भेड़ पीठ शैल भी कहते हैं, है ना, भेड़ पीठ शैल भी कहते हैं। देखो क्या होता है, कभी कभी ना हिम जब चलती है ना, हिमानी चलती है, तो उसके रास्ते में कठोर चट्टानें आ जाती हैं, ठीक है। तो क्या होता है दोस्तों, जब हिम चलती है तो उसके रास्ते में कठोर चट्टानें आती हैं जो इस प्रकार से दिखाई देती हैं, है ना। ये चट्टान है, ये हिम का प्रवाह है ना, ये हिम प्रवाह है, ये चट्टान है। तो ये दूर से देखने पर ऐसा लगती है जैसे कोई कोमल ऊन वाली भेड़ बैठी हो, सही है ना। तो इसको कैसे लिख लेंगे कि जब किसी हिमानी के रास्ते में हिमानी के रास्ते में कठोर चट्टान आ जाती है, जिसका हिम द्वारा अपर्दन नहीं हो पाता है, नहीं हो पाता है। यह दूर से देखने पर दूर से देखने पर मुलायम मुलायम ऊन वाली भेड़ जैसी दिखती है, सही ना। तो दोस्तों इसी को क्या कहते हैं, रास मुटेनो कहते हैं। क्या होता है ना, यहाँ पर देखो, यहाँ पर ना हल्की हल्की ऐसे हिम रह जाती है ना, यहाँ पर इस प्रकार से हल्की हल्की हिम रह जाती है। तो दूर से देखने पर सफेद सफेद ऐसा लगता है जैसे बहुत मुलायम ऊन वाली भेड़ बैठी हो, सही है। और दोस्तों इसमें एक बात और लिख लेंगे कि 1804 ईस्वी में डी सासर महोदय ने डी सासर महोदय ने डी सासर महोदय ने इन चट्टानों को, भैया ऐसे लिख लेंगे, इस प्रकार की चट्टानों को रास मुटेनो नाम दिया था। अक्सर पूछ लेता है ना किसने दिया था नाम, सही है। तो आप लोग इसको उतार लें और बात करते हैं दोस्तों, एक दो और है उसकी बात कर लेते हैं। दोस्तों अगली आकृति होती है हिम सोपान। हिम सोपान, देखो ये क्या होता है,
क्या होता है दोस्तों, जब पर्वतों पर बर्फ ऊपर से नीचे गिरती है ना, तो वो जहाँ पर गिरती है वहाँ एक गर्त का निर्माण कर देती है, गड्ढे का निर्माण कर देती है। और कभी कभी क्या होता है, ये इस प्रकार से गिरती है कि वहाँ एक ऐसे दूर से देखने पर सीढ़ी नुमा आकृति लगती है ना। देखो इस प्रकार से हिम गिरेगी, ये गड्ढे का निर्माण हो जाएगा, फिर गिरेगी, फिर गड्ढे का निर्माण, फिर गिरेगी, फिर गड्ढे का निर्माण। इस प्रकार से जब हिम गिरती है तो यही जो गड्ढे होते हैं, ठीक है ना, इन्हीं को कहते हैं हिम सोपान। ठीक है, तो इसको लिख लेंगे दोस्तों कि जब हिम ऊपर से नीचे गिरता है, किसी पहाड़ी पर, है ना, ऊपर से नीचे गिरता है, तो तब वहाँ गर्तों का निर्माण हो जाता है। तब वहाँ गर्तों का निर्माण हो जाता है। गर्तों का निर्माण हो जाता है ना। लिख लेंगे, यह देखने पर सीढ़ी नुमा लगता है। सीढ़ी नुमा लगता है, जिसे हिम सोपान कहते हैं। जिसे हिम सोपान कहते हैं, ठीक ना। इन्हें दैत्याकार सीढ़ी भी कहते हैं। ठीक है, इन्हें दैत्याकार सीढ़ियाँ भी दैत्याकार सीढ़ियाँ भी कहते हैं। और दोस्तों अगली आकृति होती है पेस्टर नास्टर झील। पेस्टर नास्टर झील। देखो क्या होता है इसमें, जो ये हमारे हिम सोपान होते हैं ना, जब इनमें यहाँ पर जल भर जाता है ना, गड्ढों में, हिम सोपानों में जब जल भर जाता है तो क्या होता है, एक झील का निर्माण हो जाता है, तो उसी को पेस्टर नास्टर झील कहते हैं। तो कैसे लिखेंगे, हिम सोपानों में, हिम सोपानों में जल भरने से निर्मित झील। निर्मित झील वही होती है पेस्टर नॉस्टर झील। दोस्तों इसको देख लें, एक आकृति और है उसकी बात कर लेते हैं। दोस्तों अगली होती है हमारी आकृति फ्योर्ड। ये सबसे महत्वपूर्ण आकृति होती है फ्योर्ड, ठीक है ना। ये क्या होता है, उच्च अक्षांशों में होती है, ठीक है ना। अधिकांश फ्योर्ड कहाँ मिलते हैं दोस्तों, उच्च अक्षांशों में। ये उच्च अक्षांशों में बनते हैं या मिलते हैं। क्या होता है, ये उच्च अक्षांशों में, उच्च अक्षांशों में जलमग्न हिमानीकृत घाटियों को, हिमानीकृत घाटियों को फ्योर्ड कहते हैं, ठीक ना, फ्योर्ड कहते हैं। दोस्तों क्या होता है, ये दोनों गोलार्धों में मिलती है ना, लेकिन उत्तरी गोलार्ध के कुछ देश हैं, जैसे नॉर्वे है, फिनलैंड है, वहाँ पर ये सबसे ज़्यादा मिलती है, ठीक है। और दोस्तों लिख लेंगे, यह एक प्रकार का, यह एक प्रकार का तट या किनारा होता है। किनारा होता है जिसका ढाल तीव्र होता है, जिसका ढाल तीव्र होता है, है ना। इसका ढाल दोस्तों तीव्र होता है। और दोस्तों ये यानी कि फ्योर्ड स्थल के पास, स्थल के पास गहरा
तथा सागर की तरफ या सागर के पास, सागर की ओर उथला होता है, उथला होता है, सही ना। और क्या है दोस्तों, इसमें देखते हैं, फ्योर्ड तथा सागर के मध्य एक उथला भाग होता है दोस्तों, जिसे फ्योर्ड का चोकटा कहते हैं। फ्योर्ड तथा सागर के मध्य उथले भाग को, उथले भाग को फ्योर्ड का चोकटा, फ्योर्ड का चोकटा कहते हैं। दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक था, सही ना, ये था हिमानी द्वारा निर्मित अपरदनात्मक स्थल रूप, सही ना। तो हमने आज इसको देख लिया है, थोड़ी क्लास लंबी हो गई है, लेकिन यह है कि इसको हमने पूरा देख लिया है। आने वाली क्लास में हिमानी द्वारा निर्मित निक्षेपात्मक स्थल रूपों को और देखेंगे, सही है ना। और तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों आपको क्लास जरूर पसंद आई होगी। आप देख लें इसको इधर से एक बार, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो वो भी ले लें। तो आप दोस्तों, मैं निवेदन करता हूँ आपसे कि आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दें। तो मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास में, जब तक के लिए धन्यवाद।